फुल नंबर वो 8126 8126 098 703. Hello and welcome to I'm the Best Mom. I trust you all are keeping well and staying safe. I'm the Best Mom is committed to make your motherhood a joyful experience. I'm the Best Mom is bringing collective information, knowledge from the right source, right doctors, specialized doctors and experts. Today, yet again, we are here with a very, very important topic which we all go through. Pubertal issues in children, what parents should know. As we all know, pivotal issues in children and what parent is going through currently and future, which we will get to know today. It's one of the most important and challenging phase of child's life. It is a stage when a child is getting into a physical and mental development, grows into a young man and woman. So today's session with cover page, cover story, we are going to discuss various factors about puberty, early puberty, and various facts about it. I'm extremely happy to have Dr. Kiran S. Pabri today. Dr. Kiran is working as a consultant pediatric endocrinologist at Surya Hospital, Jaipur, and Grow Care Endocrine Clinic for Children in Jaipur, Rajasthan, in conversation with Dr. Anuj Rastogi, a senior neonatal pediatrician, head of the department, a social influencer, curator of Jajitara, the animated series, which you all have been following. And today's session is very, very important. Let us spread after the session also. You can share the link so that the people get the maximum benefit out of it. And you have any question, please go through the session. Any specific question to Dr. Kiran or Dr. Anuj, please post it on the Q&A session. We will take it towards the end of the session. So with this, I am handing it over to Dr. Anuj Rastogi. थैंक यू दीपमान जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं काफी दिनों से बच्चों की प्रैक्टिस करता हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ और बच्चे देखता हूँ। कुछ जो बच्चों की जो मेडिसिन है या बच्चों की जो क्लिनिक्स हैं वो कुछ डायनेमिक्स है उनकी। वो बच्चे जनरली छोटे बच्चे 6 महीने से लेके 4 साल तक ही बीमार होते हैं और ज्यादातर वैक्सीनेशन भी 2 इयर्स के करीब आके खत्म हो जाते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स उसके बाद फ्लू वैक्सीन जो हर साल लगना चाहिए वो भूल जाते हैं, नहीं लगवाते हैं। तो एक तरीके से डॉक्टर से टच उनका खत्म हो जाता है। फिर एक बहुत लल फेज आती है 5 इयर्स ऑनवर्ड, जब बच्चे बहुत कम बीमार होते हैं, जबकि उनकी अपनी इम्यूनिटी बन जाती है और उनको बीमारी बहुत कम रह जाती हैं।
और पेरेंट्स को भी छोटी छोटी बीमारियों को, जैसे वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, थोड़ा कंट्रोल करना आ जाता है और शॉर्ट लिव्ड होती है वो। एक छोटा बच्चा जो 6 महीने का, अगर उसे लूज मोशन होंगे तो 7 से 10 दिन लग जाएंगे। एक वही बड़े बच्चे को लूज मोशन होते हैं तो एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं। तो इनफैक्ट इसका रिpercussion क्या है कि वो डॉक्टर के टच में नहीं आते। आज भी इंडिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, वो या तो वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या बीमारी को लेके जाते हैं। वो दे डोंट गो फॉर द हेल्थ केयर एंड अदर इश्यूज। और जिस समय बच्चा ज्यादा बीमार होता है तब वो कई बार, जैसे आज भी मेरे क्लिनिक पे एक बच्चा जो अभी 1 साल का होके चल भी नहीं पा रहा है, खड़ा भी नहीं हो रहा है, 4 बार एडमिट हो चुका है, वोमिटिंग और 102 बुखार के साथ आया। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि उसे अदरवाइज इवेल्युएट करूं, रादर मैंने उसकी उल्टी और बुखार पे ही फोकस करा। तो बच्चों की ग्रोथ के लिए अगर ग्रोथ चार्ट मेंटेन करा जाए, कम से कम साल में एक बार आप अपने बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं, तो वो आपको टाइमली रेफर कर सकते हैं। जो प्यूबर्टी से रिलेटेड इशू है, मेजर इशू जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स का रहता है, अगर जितने भी प्यूबर्टी रिलेटेड इशू है, तो हाइट को लेके रहता है। हमारी कंट्री के अंदर हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी की भी पर्सनैलिटी का। कलर एंड हाइट, दे आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द आईज ऑफ पेरेंट्स। तो हाइट के लिए वो जब पहुंचते हैं अपने पीडियाट्रिशियन के पास, जब या तो लड़कियों को मेंसेस शुरू हो गई होती है, या लड़के पूरी तरह मैच्योर हो गए होते हैं, 18 साल का हो गया कोई लड़का, 20 साल का हो गया, पूरी तरह ही developed into a major adult, and then they will go to pediatrician and they will ask to improve their height, and then they really miss the bus. तो आज का जो प्रोग्राम है वो इसी पे आधारित है कि आप लोगों को सेंसिटाइज करा जाए कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना और कैसे टाइम रहते इस पे एक्ट करना है। एक बहुत समय एक बच्चे के डॉक्टर को ही सभी कुछ ट्रीट करना पड़ता था, बट धीरे धीरे जैसे इंडिया एडवांस हो रहा है, पीडियाट्रिक सब स्पेशलिटी डेवलप हो रही है। अब जैसे पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी है, वो भी एक बच्चों की एक हार्मोन से रिलेटेड सब स्पेशलिटी है, जैसे एडल्ट की होती है, वो डेवलप हो रही है। बड़े शहरों में पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और वहां पे आपके बच्चों के डॉक्टर जिस बच्चे को जरूरी समझते हैं भेजते हैं, बट वो भी टाइम रहते भेजने से ही फायदा है। वेलकम डॉक्टर किरण। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डज प्यूबर्टी मीन एक्चुअली? जो हमारे पेरेंट्स वो जानना चाहेंगे प्यूबर्टी से हमारा क्या मतलब है। Namaskar. Thank you very much, sir, for inviting me. And now I would like to answer the question which is asked by sir. What is puberty? Basically, it is a phase of the transition in a girl or a boy's life when they would undergo certain physical changes in the form of development of secondary sexual characters and height gain, so as to develop into an adult man or a woman and attain their reproductive capacities. So that is what puberty means. To keep it simple, we can say it refers to the onset of sexual maturation of a child. Now, what are the changes during puberty? जैसा कि अभी सर ने कहा कि हमारे यहाँ पे जब बच्चों को क्लिनिक में लाया जाता है, या तो उनको कोई एक्यूट प्रॉब्लम होती है, या अगर कभी प्यूबर्टल या हाइट इश्यूज के लिए लाया जाता है तो लेट लाया जाता है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि हमारे पेरेंट्स में, सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है और कुछ हद तक एक झिझक है इन चीजों के बारे में बात करने के लिए। तो आज हम इस सेशन के दौरान उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी का पार्ट है, जो एक बच्चे के जीवन में आती हैं एट द टाइम ऑफ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में क्या होता है? प्यूबर्टी में सबसे पहले हम लड़कियों की बात करते हैं। जो चेंजेस होते हैं उनमें पहला होता है एड्रीनार्की, जिसका मतलब होगा एक्जिला में या प्यूबिक रीजन्स में हेयर डेवलप होना, बॉडी ऑर्डर में चेंज होना, वो थोड़े स्वेटी हो जाते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एक्ने, दे आर पार्ट ऑफ द एड्रीनार्की। और जो सबसे पहला स्टेज और बहुत एविडेंट स्टेज होता है फॉर अ गर्ल इज द ऑनसेट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट। हम साइंटिफिकली उसको थैलार्की कहते हैं। मेनार्की प्यूबर्टी अटेनमेंट का लास्ट स्टेज है, जो एक गर्ल चाइल्ड को ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, विच इज द एंड ऑफ द प्यूबर्टी।
वहीं बॉयज में अगेन इट इज अबाउट एड्रिनार्की, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स, मोस्टिचेस, बॉडी ऑर्डर्स, एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द टेस्टिकल्स एंड पेनाइल लेंथ। इनको समझने के लिए हम इन फोटोग्राफ्स की मदद ले सकते हैं। प्यूबर्टल चेंजेस इन गर्ल्स, पहले हम लड़कियों की बात करेंगे। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, जो पहली रो है ये है प्री प्यूबर्टल, मतलब हार्मोन चेंजेस शुरू होने से पहले, मतलब इस समय बच्चा एक बच्चे के जैसा है, उसके अंदर कोई हार्मोन चेंजेस शुरू नहीं हुए हैं। इसको हम कहते हैं स्टेज एक्सक्यूज मी 1। डॉक्टर किरण, एक्सक्यूज मी, यस स्लाइड सर, विजिबल नहीं है, स्लाइड नहीं दिखाई स्लाइड दे रही। कीजिए। ओके सर, ओके सर, ओके। Is it Yeah, visible now? yeah, now it is visible now. Okay, sir. So as we can see in this photograph, this is a photographic representation of the pubertal changes which a girl will undergo. The first row depicts the pre-pubertal stage, मतलब जिसको हम बचपना या childhood कह सकते हैं। Stage 2 marks the onset of puberty, basically starting of the development of the breast bud in a girl child, and this will be followed by development of hairs in the region of labia majora. This is followed by the further elevation in the breast, which refers to the stage 3 of Tanner, followed by development of the areolar mound, where there would be a separation of the areola and the nipple region. It refers to the stage 4 of pubic Tanner staging in girls, and stage 5 is the attainment of the adult contour. Definitely it is difficult for the parents who are rarely using such things, but they can use these photographic representations for the assessment of their kids. और क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, कई बार वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो उनको हम ये चार्ट्स देके उनको अपने आप को मार्क करने के लिए बोल सकते हैं। सिमिलरली बॉयज में जो चेंजेस होते हैं, जो सबसे पहला जो चेंज होता है बॉय में, वो होता है डेवलपमेंट, इंक्रीज इन द टेस्टिकुलर वॉल्यूम। प्री प्यूबर्टल एज में, मतलब जब बचपना होता है, टेस्टिस का साइज जो होता है 2 से 3 ml का होता है। जब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होता है, तब इसका साइज 4 ml से ज्यादा होने लगता है, एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स टू एन एडल्ट साइज ऑफ 25 ml। फर्स्ट साइन होगा इंक्रीज इन टेस्टिकुलर वॉल्यूम, फॉलोड बाय इंक्रीज इन द पेनाइल लेंथ एंड गर्थ, एंड ऑफ कोर्स द हेयर डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड। ये जो है इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये विजिबल नहीं होंगे। बच्चे अगर इस चीज के लिए अवेयर नहीं है कि ये प्यूबर्टल चेंजेस दे मे गो थ्रू, तो वो डेफिनेटली अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि, और दे विल हैव अ चैलेंज टू एक्सेप्ट देमसेल्व्स। इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। डेफिनेटली सेक्स एजुकेशन आजकल स्कूल्स में आ गई है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट हमें अपने बच्चों को और ज्यादा इस कॉन्सेप्ट के लिए सेंसिटाइज करना पड़ेगा। इसके बाद जो विजिबल चेंजेस होते हैं, जैसे कि एक्ने हो गया, या बॉयज में जो आवाज में भारीपन होता है, वॉइस डीपनिंग, डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर्स, डेफिनेटली ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के बाद में आते हैं, स्टेज 2 या 3 में आते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। मतलब अगर डीपनिंग ऑफ वॉइस बॉयज में ऑब्जर्व आप कर रहे हैं, तो द चाइल्ड मस्ट हैव अंडरगॉन इंक्रीज इन द टेस्टिकुलर वॉल्यूम। तो अगेन वी कैन आस्क देम टू यूज दीज चार्ट्स टू असेस देमसेल्व्स। So this is what pubertal changes are. तो अगला सवाल होता है कि प्यूबर्टी नॉर्मल कब होती है, कब उसको हम नॉर्मल मानते हैं। लड़कियों की एज में जब इन बदलावों की शुरुआत 8 साल के बाद हो रही है, तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। बॉयज में 9 साल की उम्र के बाद हो रही है तो नॉर्मल मानते हैं, और लड़कियों में 13 साल की उम्र से पहले इन बदलावों की शुरुआत हो जानी चाहिए। Similarly, in boys, the onset of puberty should happen before 14 years of age. इसको हम normal मानते हैं। Right. And how one can differentiate between puberty versus adolescent? Okay.
Sir, adolescence, puberty is basically the onset of adolescence. Adolescence एक लंबा umbrella word है which covers the physiological, physical, mental, psychosocial, emotional changes. Puberty is a part of adolescent age group हम मानते हैं 10 years से 19 years के बीच में, जब बच्चे में फिजिकल चेंजेस भी होंगे, इमोशनल चेंजेस भी होंगे, और वो अपने आप को एक बच्चे से एडल्ट की तरह एनवायरमेंट अपनी सोसाइटी में देख रहा होता है. तो puberty is just a part of adolescence. Okay, ma'am. And what is the early puberty and what are the sign of early puberty? Okay, sir. So early puberty basically is early maturation, early sexual maturation of the child, boy or a girl. इसको अर्ली हम कब कहेंगे? जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि 8 साल के बाद जब लड़कियों में ये बदलाव हो रहे हैं तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं. लेकिन यदि ब्रेस्ट डेवलपमेंट की शुरुआत 8 साल की उम्र से पहले हो रही है तो इट इज अर्ली प्यूबर्टी. प्यूबिक हेयर का जो डेवलपमेंट है, जो हमने फोटोग्राफ्स में देखा था, वो अगर स्टेज 2 है बिफोर द 8 years तो इसको भी हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मानते हैं. इसके अलावा यदि किसी लड़की को मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 years से पहले हो रहे हैं तो अगेन दैट इज प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि precocious at the age of 9 years menarche is considered as precocious puberty, and the average median age of menarche in Indian girls is about 11 years. तो ये जो 9 साल और 11 साल वाली लड़कियां होती हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? बेसिकली इनको हम बोलते हैं अर्ली ब्लूमर्स. मतलब डेफिनेटली दे आर अर्ली फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, बट इनको ट्रीट करना है नहीं करना है या इनके ऊपर इस चीज का क्या असर होगा वो एक केस टू केस बेसिस पे हमें डिसाइड करना पड़ता है. बट डेफिनेटली इफ इट इज बिफोर 9 years इट इज कॉल्ड एज अर्ली प्यूबर्टी. सिमिलरली इन बॉयज में अगर टेस्टिकुलर डेवलपमेंट 4 ml से ज्यादा हो रहा है 9 साल से पहले, या प्यूबिक हेयर्स आ रहे हैं 9 साल कंप्लीट होने से पहले, तो अगेन दैट इज अ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. Okay, ma'am. Right. What are the possible causes of early puberty? Okay. So basically सबसे पहले तो हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की. मतलब आज की ये डिस्कशन की जरूरत क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं और जो एस्टीम्ड फैकल्टीज हैं सब वो मानेंगे कि प्रीवियसली पिछले जब शुरू में आज से 20 साल पहले जो है प्यूबर्टी का जो नॉर्मल एज होता था 15-16 साल होता था. एंड रिसर्च ने प्रूव किया है कि पिछले हर दशक में जो एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी है वो 3-3 महीने कम होती गई है, और इतनी कम हो गई है कि आज हम उसको एवरेज एज को जो है 8 years और 9 years मान रहे हैं. तो there has been a progressive decline in the acceptable range for the pubertal changes. ये क्यों हुआ है? ये हुआ है because of the secular trends. इसका मतलब हुआ जो हमारी लाइफस्टाइल में बेटर, हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर हो गए हैं. पहले जो एवरेज BMI होता था बच्चों का वो अब ज्यादा होता है. हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, न्यूट्रिशन हम बच्चों को ज्यादा देते हैं, मोटापे की तादाद बढ़ गई है. काफी रिसर्च बताती है कि किसी भी स्कूल में 100 में से 30 बच्चे मोटापे का शिकार होते हैं. उसके अलावा एक जो डिसहार्टनिंग बात है इज द रोल ऑफ द एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ये बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, और वो हमारी लाइफ को, हमारे बच्चों की लाइफ को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, उनकी बॉडी के साथ, उनकी बॉडी फिजियोलॉजी के साथ एडवर्सली इफेक्ट करते हैं. तो एक जो प्रोग्रेसिव डिक्लाइन हुआ है इन द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. उसके अलावा there has been a rampant increase in precocious puberty. बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एथनिसिटी और जेनेटिक्स, जो कि हमारे हाथ में नहीं है. मैटरनल और प्यूबर्टल टाइमिंग्स, मतलब मदर या फादर को प्यूबर्टी कब आई थी, ये एक फैमिलियल ट्रेट होता है. अगर मदर या फादर को प्यूबर्टी अर्ली हुई है तो पेरेंट्स बच्चों में होने की संभावना ज्यादा है. उसके अलावा यदि बच्चे मोटापे के शिकार हैं, स्पेशली मिड चाइल्डहुड, मतलब
5 साल से 8 साल की उम्र में यदि बच्चे मोटापे के शिकार हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनका BMI हायर साइड में है, तो उनके बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स डेवलप होते हैं जो उनकी प्यूबर्टी को अर्ली करवा देते हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ गर्ल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने खुद ने अपनी प्रैक्टिस में पिछले 2 साल में, जब से कोविड आया है, ऑलमोस्ट हर 10 दिन में एक नई बच्ची देखती हूँ, और इंटरेस्टिंगली पिछले 2 साल में उस बच्ची के BMI में बहुत रैपिड चेंज देखा गया है, एंड विच हैज अल्टीमेटली रिजल्टेड इन प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. उसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं SGA बेबीज, मतलब जो बच्चे अपनी पूरे 9 महीने पे हुए या कम दिनों में पैदा हो गए, लेकिन उनका वजन जो है 2.5 किलो से कम था या एवरेज लेंथ कम थी. क्या होता है कि ये जो SGA बेबीज होते हैं, हम उन पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो है नॉर्मल बच्चों के जैसे दिखने लग जाएं. हम भूल जाते हैं कि वो जब उस दुनिया में आया है तो वो एक छोटा बेबी बन के आया है, उसको हमें टाइम देना पड़ेगा. नॉर्मली हम अपना जो कैचअप ग्रोथ का टाइम है वो 4 इयर्स टू 5 इयर्स 4 इयर्स तक देते हैं, कुछ केसेस में 6 इयर्स तक भी हम वेट करते हैं. ये जो SGA बेबीज रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्क पे होते हैं टू डेवलप अर्ली प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, इसलिए इनको भी बहुत ध्यान से रेगुलरली ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी चाहिए. उसके अलावा साइकोसोशल स्ट्रेसेस, ऐसा देखा गया है जो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं या जो बहुत सारे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, इन लोगों में ये प्यूबर्टी थोड़ी सी अर्ली होती है. फिजिकल स्ट्रेसर्स, अगेन extensive physical activity can act both ways. Either it can induce precocious puberty or it can delay the puberty. और endocrine disruptors के बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे. Right, man. So what are the effects of puberty on a child? सब effects of the puberty में सबसे पहले तो जैसे हमने बात करी कि वो बच्चा जो है he will undergo the development of the secondary sexual characters. और अगर ये precocious है तो जैसा हम देख पा रहे हैं स्लाइड में, एक छोटा बच्चे को हम समझें कि एक बच्चा है and he is undergoing the secondary sexual characters and he will also develop the sexuality, the mentality of an adult, and definitely उससे उसका बचपन छिन जाएगा. तो precocious puberty worrisome है. Similarly, ये जो गर्ल वाली फोटोग्राफ है, इसमें हम देख सकते हैं how difficult it would be for a girl to see herself in her peer group. 8 साल की बच्ची को अगर 13 साल के चेंजेस आने लगेंगे तो वो it will be difficult for them to cope up with. That is one aspect of it. उसके अलावा जो दूसरा important aspect होता है वो हाइट का. उसको हम ऐसे समझें कि जो प्यूबर्टी होती है उसमें किसी भी बच्चे की जो फाइनल एडल्ट हाइट है, जो एट द एंड ऑफ द बोन मैच्योरेशन वो अचीव करेंगे, उसका 20 से 25% वो अचीव करते हैं ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ प्यूबर्टी. तो जैसा हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, फ्रॉम द टैनल स्टेज 2 to 5 दे विल स्टार्ट हैविंग इंक्रीज इन द हाइट स्पर्ट. इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल एडल्ट हाइट, नॉर्मल चाइल्डहुड में, बचपन में जो ग्रोथ वेलोसिटी होती है, मतलब कि पूरे एक साल में कितना बच्चा हाइट गेन करता है, दैट इज नॉर्मली अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, मतलब इट शुड बी 5 to 6 सेंटीमीटर्स पर ईयर. At the time of the puberty, this increases from 5 to 6 centimeter per year to 8 to 10 centimeters, which definitely depends on many other factors. तो ये जो हाइट स्पर्ट है वो एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टल चेंजेस आ जाते हैं, एंड एट द टैनल स्टेज 3 और 4 ये जो है पीक पे जाता है, एंड देन इट गेट्स कंप्लीटेड. मतलब ये जो 3 से 4 साल होते हैं जब बच्चा प्यूबर्टी के चेंजेस से गुजर रहा होता है, तो सारे जो हॉर्मोन्स हैं दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हाइट एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड. ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, इनमें ये जो रेस्पॉन्स है वो ब्लंटेड हो जाता है, मतलब उनका जो एवरेज हाइट गेन है वो कम होता है. उसके अलावा जल्दी से मैच्योर होते हैं, जल्दी बढ़ना रुक जाते हैं, मतलब कि वो आप अपरेंटली वो हमें अपने एज ग्रुप से लंबे दिख रहे होते हैं, बट बिकॉज दे विल अंडरगो द बोन फ्यूजन वेरी अर्ली, they will stop growing at the earlier age for their peer group.
और अल्टीमेटली वो शॉर्ट एडल्ट्स बन जाते हैं. So the height and psychosocial issues are the main two aspects which a child undergoing precocious puberty will have to face. Right, ma'am. And it is same for boys and girls, or it is different? This growth spurt is different in boys and girls. So definitely it is different, sir. It depends on multiple factors. In girls, the maximum height spurt is at around breast stage 2 basically. जब उनमें breast development शुरू होता है उसके just पहले वो height spurt gain करती हैं. This height spurt is somewhere around 25 centimeters in girl. मतलब वो 3 से 4 साल की duration में करीब 25 सेंटीमीटर के आसपास height gain करती हैं. बॉयज में ब्रेस्ट जो टेनर स्टेज 3-4 होता है, जो मतलब थोड़े से बाद में ये हाइट स्पर्ट आती है, उस समय ये करीब 30 सेंटीमीटर इन 2 इयर्स गेन करते हैं. और ये इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो डिले है, बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, जो बोन पे अपना रोल प्ले करता है. सो दैट इज व्हाई इट टेक्स अ बिट लॉन्गर फॉर द pubertal height spurt in the boys. Boys में जब height spurt आता है, उसका जो height spurt के पहले वाला height gain होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए जो final adult height है उसमें boys हमेशा 13, जो एवरेज इंडियन स्कोर्स हैं उसमें 13 सेंटीमीटर बड़े होते हैं बजाय गर्ल्स के. ओके, तो आपने बताया कि लड़कियों में तो जैसे ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है 10 स्टेज 1 और 2 पे ही उनकी ग्रोथ हो जाती है, एंड 10 स्टेज 3 और 4 के बीच में आते आते उनकी ग्रोथ फिर रुक जाती है. एक कॉमन मतलब बहुत स्लो हो जाती है, वो फिर उतना स्पर्ट नहीं आता. तो जैसे किसी लड़की को अगर मेंसेस शुरू हो गई तो हम ब्रॉडली कह सकते हैं इन नेक्स्ट 6 मंथ जितना ग्रो होना है वो हो जाएगी, और उसके बाद मेंसेस शुरू होने के 2 साल तक वो थोड़ा बहुत ग्रो, जो स्पाइन की लेंथ है वो बढ़ सकती है. तो इसको हम ऐसे समझें कि मैक्सिमम हाइट गेन उन्होंने कर लिया एट ब्रेस्ट स्टेज 2 to 3. ब्रेस्ट स्टेज 3 to 4 पे मेंसेस शुरू होते हैं, और जब मेंसेस शुरू होते हैं उसके पहले 95% ऑफ द हाइट गेन हो चुका होता है लड़कियों में. मेंसेस शुरू होने के बाद लड़कियों में जो हाइट गेन देखा गया है वो 3 से 8 सेंटीमीटर का हो सकता है. किस लड़की में कितना होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. उनमें से कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनका जो मेंस्ट्रुअल मैच्योरेशन है वो कितने ड्यूरेशन में होता है. जनरली 2 साल लगते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को मैच्योर होने में, ओव्यूलेटरी बनने में. तो उन 2 सालों में सिग्निफिकेंट हाइट गेन हो सकता है, बट उसके बाद जब एक बार साइकिल्स रेगुलर आ जाते हैं, डिस्मेनोरिया शुरू हो जाता है पीरियड्स के साथ, उसके बाद जो हाइट गेन होता है वो मिनिमम होता है, तब हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो क्या जैसे जिन बच्चों को थोड़ा जल्दी मेंसेस शुरू हो जाती है, नॉट क्लासिकली प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, जैसे 9 साल की 10 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची है, तो उसमें क्या हम कुछ इंटरवीन करके उस ट्रीटमेंट से उनकी हाइट को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं? सर ये जो फैक्टर है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं. जैसा मैंने पहले बताया, जो 9 से 11 साल वाला एज ग्रुप होता है वो हमेशा एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे हाइट गेन वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चनेबल है. डेफिनेटली अगर सपोज कोई 10 साल की बच्ची है जिसको मेंसेस शुरू हो गए, उसको हम ट्रीट करें, और एक दूसरी बच्ची है 10 साल की जिसको हम ट्रीट ना करें, तो फाइनल एडल्ट हाइट में कुछ सेंटीमीटर्स का फर्क पड़ सकता है. लेकिन जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी हो गया और जो दूसरे एस्पेक्ट्स, जो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ थेरेपी होते हैं, उसके बाद उसको कितना सेंटीमीटर हाइट गेन होगा और वो पेरेंट्स कितने विलिंग हैं, वो क्वेश्चनेबल है. जो सारी गाइडलाइंस हैं उनमें बिफोर द पीरियड्स जो 9 से पहले शुरू हो रहे हैं उनके लिए तो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है, लेकिन 9 to 11 वाले एज ग्रुप में वी हैव टू डिसाइड ऑन द केस टू केस बेसिस. इफ द पेरेंट्स आर ओके, उनको लगता है कि बच्चा इस चीज से कोप अप कर लेगा, तो जहां तक हाइट गेन की बात है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हाइट गेन होता नहीं है, क्योंकि सपोज 10 साल में पीरियड शुरू हुए, साइकिल्स मैच्योर होने में अगले 2 साल लग जाएंगे, और ये जो पेरेंटल हाइट है उस पर भी डिपेंड करता है. तो इट्स अगेन ऑन, इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस. नहीं मैम, एक सेंटीमीटर वैल्यू करता है. जब हाइट कम होती है तो 5 फीट
1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर सब ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स ये तो चाहते ही हैं कि कुछ तो हाइट हो जाए। जो बच्चे 5 फीट के आसपास हैं उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो जाए। और ऐसा बड़ा पॉपुलरली देखा गया है कि LHFSH करा के GnRH एगोनिस्ट बहुत यूज होते हैं प्रैक्टिस के अंदर। ल्यूकोराइड 8 हफ्ते में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो क्या ये सेफ है ल्यूकोराइड देना ऐसे बच्चों को जिनमें क्लासिकल प्यूबर्टी, प्रिकॉशन प्यूबर्टी नहीं है और उनका LH डेकापर्टिन देने के बाद बढ़ जाता है? जी सर। सो और फॉर ऑल प्रैक्टिकल Dr. पर्पसेस Kiran, मैं भी can we जब बच्चे stop the देखती slide? हूँ, सॉरी, Yeah, can we stop the slide? Yeah, we can. या श्योर, या सर जो आपका क्वेश्चन है वो बेसिक डेफिनेटली बहुत वैलिड है और यही एज ग्रुप है जो हम सबसे ज्यादा हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं। एंड व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द पेरेंट्स are willing to go for the treatment, definitely because we all have to abide to the national and international guidelines. We definitely never say them कि नहीं आप treatment लो ही, इस चीज के लिए जरूरी है। हम पहले तो सारे जो पैथोलॉजिकल कॉजेज हैं जो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के कारण होते हैं उनको रूल आउट कर लेते हैं और वो रूल आउट करने के बाद अगर वो केस इडियोपैथिक प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का होता है तो वो ट्रीटमेंट का जो सारा डिसीजन है वो पेरेंट्स के ऊपर रहता है। रही बात ट्रीटमेंट कितना सेफ है, तो जो ट्रीटमेंट है वो GnRH एनालॉग थेरेपी के रूप में होता है। ड्यूरेशन और डोज ऑफ ट्रीटमेंट बच्चे के स्टेज ऑफ प्यूबर्टी पे, एज पे, प्रेडिक्टेड एडल्ट हाइट पे और कुछ BMI पे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम उनका जो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जनरली 21 to 28 डेज में हम उनको GnRH एनालॉग ट्रीटमेंट देते हैं। सेफ्टी के बारे में कोई डाउट नहीं है, इट इज वेरी मच सेफ। ये बहुत सारे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में और बहुत सारी जगह पे ये इंजेक्शन यूज होते हैं एंड दे हैव बीन फाउंड टू बी सेफ। डेफिनेटली बोन हेल्थ एक ऐसा एस्पेक्ट है, जब भी हम बच्चों को ये इंजेक्शंस देते हैं तो वी स्पेसिफिकली इंश्योर दैट द बोन हेल्थ इज टेकन केयर ऑफ by ensuring calcium, vitamin D supplementation and vitamin D and calcium rich diet. Or gain in height for all practical purposes, definitely they will have a couple of centimeters more than what if they don't undergo a treatment. So ये सारे facts figures हम parents को बता देते हैं and most of the parents are willing for the treatment and we are practicing it. राइट मैम। इसमें इस ट्रीटमेंट के दौरान एक हम बोन एज का एक्सरे करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे? कई बार पेरेंट्स को जब लेफ्ट रिस्ट का एक्सरे कराते हैं, लेफ्ट हैंड इंक्लूडिंग रिस्ट, दे आर क्वाइट सरप्राइज्ड कि क्यों कराया जा रहा है इसको। यस सर, जैसा कि मैं अपनी स्लाइड में दिखाऊंगी, बेसिकली बोन एज का एक्सरे जो होता है वो बोन एज मतलब कि एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज जब बच्चे का जन्म हुआ, दूसरी होती है बोन एज मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस एज को करस्पॉन्ड कर रहा है। हम इसको एसेस करने के लिए लेफ्ट हैंड का एक्सरे करवाते हैं। वो एक्सरे कुछ इस प्रकार के दिखते हैं जो इस फोटोग्राफ में है। इसको रीड करने के कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो हम रीड करते हैं एंड देन वी असेस द बोन एज। जो बोन एज 15 से 16 साल पे ऐसा मानते हैं कि जो ये बोन्स के बीच में थोड़ा बहुत गैप दिख रहा है। हम देखेंगे जो लेफ्ट वाला एक्सरे है इसमें एपिफिसिस और डायफिसिस के बीच में गैप दिख रहा है और जो राइट वाला एक्सरे है उसमें वो फ्यूजन हो चुका है। पहला एक्सरे करीब 12 साढ़े 12 साल की एज का है, नेक्स्ट एक्सरे करीब 16 साल की एज का है। तो जो फ्यूजन ऑफ एपिफिसिस है वो हमें ये बताता है कि अब हाइट गेन का कोई स्कोप नहीं है और ये जो बोन एज का एक्सरे होता है ये हमारे लिए एक मार्कर होता है टू अंडरस्टैंड वेदर इनिशिएटिंग द ट्रीटमेंट विल हेल्प द चाइल्ड। एट द सेम टाइम बोन एज कितना एडवांस है, कई बार देखते हैं बच्चे का उम्र 8 साल है 9 साल है लेकिन उसका जो बोन एज आता है 12 साल 13 साल आता है। और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी वाले बच्चों में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि उनका बोन एज 2 साल 3 साल एडवांस है जो कि उनके SMR स्टेजिंग को, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, उसको करस्पॉन्ड भी कर रहा होता है।
तो अगर 12.5-13 साल का जो बोन एज होता है वो वाला फेज है जब बच्चे में अगर पीरियड्स, लड़कियों में पीरियड शुरू हो रहे हैं और एक लड़के में सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं, तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। सो ये बोन एज का इंपॉर्टेंस है। Right, ma'am, right. And what are the treatment option for early puberty beside this GNR? It all depends upon the cause, I suppose. Yes sir. And thyroid is a very important cause for early puberty. And I do see many girl with thyroid problem and they were not treated because they are not maintaining growth chart. अभी रिसेंटली एक बच्चे का ऑपरेशन कराना पड़ा, उसकी ओवरी थायराइड, उसको थायराइड की प्रॉब्लम थी, दैट वाज मिस्ड। उसकी ओवरी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थायराइड स्टिमुलेशन से, और उस लड़की को अर्ली प्यूबर्टी भी आ गई और बहुत पेट दर्द के साथ मेरे पास आई और उसकी एक ओवरी टॉर्ट कर गई थी। एंड देन अल्टीमेटली उसकी ओवरी सेक्रीफाइस भी करनी पड़ी, ऑपरेट करनी पड़ी। तो थायराइड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट cause of early puberty, and it is very easy to diagnose and very easy to treat also. Yes sir, thyroid एक ऐसा डिजीज है सर which is very easy to diagnose, very easy to treat, लेकिन अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये बॉडी के हर हिस्से को अफेक्ट करता है, एंड प्यूबर्टी इज वन ऑफ देम। और इंटरेस्टिंगली जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी करता है और डिलेड प्यूबर्टी भी करता है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जो करता है सर, उसमें जैसा आपने बताया कि वो थायराइड स्टिमुलेशन, बिकॉज टीएसएच और एफएसएच का बायोकेमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो जब टीएसएच बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ओवरीज को स्टिमुलेट करने लगता है, ओवेरियन सिस्ट बन जाती हैं बच्चे के ओवरीज में, और वो ओवरीज का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ओवेरियन टॉर्जन के साथ प्रेजेंट करते हैं। ये लॉन्ग स्टैंडिंग या पुअरली कंट्रोल्ड थायराइड में होगा, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी होगा, और इनमें हाइट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा, मतलब दे आर नॉट गेनिंग हाइट एट द सेम टाइम दे आर हैविंग प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। अदरवाइज जो दूसरे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बच्चे होते हैं उनमें हाइट अपने पीयर ग्रुप से ज्यादा होता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि जो अंडरलाइन कॉज है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म एक है, उसको ट्रीट किया जाए। उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द एज, ऐसा देखा जाता है यदि किसी बच्चे में 6 साल की उम्र से पहले प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई पैथोलॉजी होती है, जैसे कि कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ओवेरियन ट्यूमर्स, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, एड्रिनल ट्यूमर्स, कई बार कुछ क्रेनियोफेरेंजियोमास, हेमाटोमास, जो ब्रेन के कुछ ट्यूमर्स हैं वो भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अंडरलाइन कॉज को रूल आउट करके अगर वो हैं तो उनको ट्रीट किया जाए सबसे पहले, तो दैट इज द, और उसका ट्रीटमेंट केस टू केस डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी इटियोलॉजी हम करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है वो जीएनआरएच एनालॉग थेरेपी, जिसके बारे में हमने है। डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द चाइल्ड, जो जीएनआरएच थेरेपी का कॉस्ट है वो पर मंथ 4,000 से 11,000 के बीच में आ सकता है। उसके एक ऑप्शंस होते हैं मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट का इंजेक्शंस, जो कि उन बच्चों में जहां पे कॉस्ट एक फैक्टर होता है और हाइट गेन जो है वहां बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते या पेरेंट्स बहुत बॉदरसम नहीं होते, वहां पे हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। लड़कों में एंटी एंड्रोजेंस हम यूज कर सकते हैं जहां पे ताकि उनको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के केसेस में थोड़ा सा और लंबा टाइम मिल जाए टू गेन द प्यूबर्टल हाइट स्पॉट। राइट मैम, राइट। अब मैम थोड़ा डिलेड प्यूबर्टी के बारे में बताइए लोगों को। What is delayed puberty and how it manifests and how it is treated? Yes sir. So basically delayed puberty is लड़कियों में 13 साल की उम्र तक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अर्थात ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ है। लड़कों में 14 साल की उम्र तक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की शुरुआत नहीं हुई है, या फिर शुरुआत हो चुकी है और करीब 4 साल तक आप उसी स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। लड़कियों में भी 16 साल की उम्र तक महीना शुरू नहीं होता है, देन अगेन इट इज डिलेड प्यूबर्टी। And causes are different according to डिलेड case to प्यूबर्टी case. जी। यस सर,
सर डिलेड प्यूबर्टी एक जो बहुत कॉमन कॉज होता है वो होता है कंस्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ एंड प्यूबर्टी। मतलब मदर और फादर में इन मोस्टली हिस्ट्री मिलती है कि वो भी अपने पीयर ग्रुप से डिलेड प्यूबर्टी, पीयर ग्रुप्स की बजाय डिलेड था उनका प्यूबर्टी। ये बॉयज में ज्यादा कॉमनली देखते हैं बट कभी कभार लड़कियों में भी देखा जाता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो पीयर ग्रुप है उसने हाइट गेन कर लिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो गए, लेकिन लड़कों में 14 साल की उम्र तक भी ये डेवलप नहीं होते हैं। 12 साल तक तो हम डेफिनेटली वेट करते हैं, बट अगेन 12 to 14 ईयर्स एक ग्रे जोन है जब हम CDGB वाले बच्चों के लिए भी इवैल्यूएशन और जरूरत पड़ता है तो इंटरवीन करते हैं ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट में। ये हो गया फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। उसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर कभी बचपन में मम्प्स और काइटिस, सीवियर मेनिंजाइटिस जैसी कोई बीमारियां रही हों तो भी वो प्यूबर्टी को डिले कर सकती हैं। कोई भी जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं, थैलेसीमिया हो गया, कोई कैंसर डिसऑर्डर्स हो गए, आर्थराइटिस हो गया जो बच्चों में काफी देखा जा रहा है आजकल, इन सब के कारण भी जो है उनका बॉडी फिजियोलॉजी चेंज होता है और बच्चों को डिलेड प्यूबर्टी हो जाती है। राइट। हेलो 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 डॉक्टर किरण, यू आर नॉट ऑडिबल डिलेड नाउ। प्यूबर्टी के कॉज के बेसिस पे बच्चे का हाइट कम होती है, लेकिन जब अलग ऑडिबल नाउ, या यू आर ऑडिबल नाउ। तो ये डिलेड प्यूबर्टी वाले Yes, sir. बच्चे टॉलर तो नहीं हो मैं बात जाते? कर रही थी डिलेड यस सर। सर एक्चुअली डिलेड प्यूबर्टी डिपेंड करता है कि किस कॉज पे बात कर रहे हैं। जैसे कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है लड़कियों में वो टर्नर सिंड्रोम है, उसमें जो है हाइट कम रहती है। लेकिन जो लड़कों में सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसमें क्योंकि एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम बॉडी में होता है तो वो रिलेटिवली टॉल होते हैं। तो ये जो बच्चे हैं बिकॉज लंबे टाइम तक बढ़ते हैं तो दे अपीयर टॉलर देन देयर पीयर ग्रुप, बट इनिशियली वो छोटे दिखते हैं फॉर द पीयर ग्रुप। बट वंस दे स्टार्ट हैविंग, अगर जब उनमें डिलेड प्यूबर्टी जब आती है तो फिर वो बाद में दे गेन अ मोर हाइट बिकॉज उनका जो प्यूबर्टल हाइट स्पर्ट आने का पहले का जो एवरेज हाइट होता है रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन लड़कियों में 13 साल की उम्र के बियॉन्ड वेट नहीं करना चाहिए। बॉयज में भी 12 इयर्स की एज पे एक बार उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। 12 to 14 इयर्स अगर हमें कोई पैथोलॉजिकल कॉज नहीं मिलता है, 12 to 14 इयर्स वी कैन कीप द चाइल्ड अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। और डेफिनेटली अगर 13 साल इन गर्ल्स और 14 इयर्स इन बॉयज के बाद भी पिवोटल चेंजेस शुरू नहीं होते हैं तो उनको बहुत सारे जो सिंड्रोम्स हैं या जो पैथोलॉजिकल कॉजेज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी हैं उनके लिए असेस करना चाहिए। राइट। मुझे आपसे बात करते करते एक इंटरेस्टिंग केस याद आता है। एक बच्चा था जो रिमेटोलॉजिस्ट को दिखा रहा था अपनी टांगों के दर्द के लिए, और जब रिमेटोलॉजिस्ट को कुछ नहीं मिला उनकी टांगों के दर्द का कारण, उन्होंने उस बच्चे को मेरे पास रेफर कर दिया। मैंने भी 2-3 बार उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया और जिससे उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। समहाउ किसी बात पे, वो 16 ईयर ओल्ड था, मैंने जब उसका एग्जामिनेशन करा तो ही वाज नॉट हैविंग प्यूबिक हेयर्स, और उसको एक बड़ा कॉम्प्लेक्स था कि मेरी दाढ़ी मूंछ नहीं आ रही है, एंड इट टर्न आउट टू बी टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी, एंड फाइनली ही वाज पुट ऑन टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन एंड ही डिड वेल देयरआफ्टर। सो बच्चों की सेल्फ स्टीम पे, बच्चों की इमोशनल वेलबींग पे, इन सब चीजों का बहुत फर्क होता है। बच्चे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने साथी बच्चों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं और वो इस बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कह भी नहीं पाते, और जब वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कई बार बहुत लेट होते हैं। और मैम थोड़ा यस इस सर, बारे में बिल्कुल। बताइए, ये क्योंकि या बताइए प्लीज। ये सब बिल्कुल आप ये जो भी बच्चे किसी भी क्रोनिक बीमारियों से गुजरते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हम देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि क्योंकि इसको ये बीमारी है इसलिए ये अलग रहने वाला है, इसलिए इसका हाइट कम रहने वाला है, इसलिए ये अपने दूसरे बच्चों से अलग दिखने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मेडिकल साइंस ने इतना एडवांसमेंट कर लिया, इसलिए पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करें कि यदि आप किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं तो बच्चे की लाइफस्टाइल
को भी मैनेज करना, उसकी जो साइकोसोशल और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको भी मैनेज करना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि उनके प्राइमरी बीमारी को ट्रीट करना। देखिए, इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपको एटलीस्ट एक बार साल में बिना खांसी बुखार जुकाम के आप अपने बच्चे के डॉक्टर को, अगर आप साल में 3 बार भी नहीं ले जाते हैं तो एक बार जरूर जाइए। और अगर आपको कोई इश्यू ऐसा लगता है तो बच्चे की एब्सेंस में डॉक्टर से बात कीजिए, जिससे उसकी सेल्फ स्टीम पे कोई फर्क ना पड़े। डॉक्टर साहब, आजकल ओबेसिटी बहुत देखी जा रही है। ओबेसिटी का क्या इफेक्ट है प्यूबर्टी के ऊपर? जैसे आजकल लड़कियां बहुत ओबीज दिखती हैं, और मुझे ऐसा लगता है वो शुरू में तो टॉल होती हैं, फिर बाद में उनकी हाइट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ पाती है। थोड़ा इस बारे में लोगों को बताइए। जी सर, ओबेसिटी सर रैम्पेंटली लास्ट 1 डिकेड में 30% राइज हुआ है सर ओबेसिटी में। और इंटरेस्टिंगली मोस्ट ऑफ दिस ओबेसिटी इज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। जो हमारे जो लाइफस्टाइल में रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज जंक फूड्स, इंक्रीज स्क्रीन टाइम, ये जो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे इस जनरेशन के बच्चे फेस कर रहे हैं, उसके कारण ओबेसिटी रैम्पेंटली बढ़ गई है। ओबेसिटी से क्या होता है, जो सबक्यूटेनियस फैट है वो बढ़ जाता है, बॉडी फैट बढ़ जाता है, वो कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से ब्रेन में ये सिग्नल्स पहले पहुंचने लगते हैं कि आपका बॉडी रेडी हो गया है टू अंडरगो द चेंजेस ऑफ द प्यूबर्टी। एंड ये जो सिग्नल्स हैं ब्रेन इसको रीड करता है, और स्पेशली लड़कियों में ओबेसिटी के कारण अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है। ओके मैम, तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। एक आपने वर्ड यूज करा था, एंडोक्राइन डिसरप्टर। ये क्या मतलब है एंडोक्राइन डिसरप्टर का, और क्या होते हैं वो, और उसका क्या रिप्रिकॉशन है हमारे बच्चों की हेल्थ पे? जी सर, एंडोक्राइन डिसरप्टर सर ये वर्ड हम उन केमिकल्स के लिए यूज करते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं और ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजी को इन सम वे और द अदर अफेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये हमारी बॉडी के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि आज हम अपनी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो इनका ये क्या है, बेसिकली कुछ एनवायरमेंटल स्टडीज ने हमें एक लिस्ट दी है जिसको हम डर्टी डजन लिस्ट कहते हैं। ये इस लिस्ट के ये जो स्लाइड पे सब नाम देखे जा रहे हैं, बस एक बार मैं पढ़ना चाहूंगी ताकि पेरेंट्स थोड़े सेंसिटाइज हो जाएं इनको लेके। परकोलेट, डायोक्सिन्स, एट्राजिन, phthalates, organophosphate pesticides, perfluorinated chemicals, glycoethers, arsenics, fire retardants, BPAs, mercury and lead। ये जो 12 प्रोडक्ट है, ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी की चीजों में, कॉस्मेटिक्स में, कुकवेयर्स में बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारी बॉडी को, हमारे बच्चों की बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा? एटलीस्ट जो कॉस्मेटिक्स चीजें वगैरह हम मार्केट से खरीदते हैं उनके लेबल को हमें पढ़ना चाहिए। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं डेफिनेटली दे आर प्लेइंग गुड रोल, और आजकल आप देखेंगे जब आप प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं उस पर मेंशन होता है, स्पेशली बच्चों के जो कॉस्मेटिक्स, क्रीम, साबुन और शैम्पू खरीदे जाते हैं, वो लिखते हैं कि दिस इज फैलेट फ्री, दिस इज पैराबेन फ्री, दिस इज फ्रेगनेंस फ्री। तो मेक श्योर ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज करें, वो भी जब जरूरी हो। जब जरूरी ना हो तो हम जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजर की जगह पे हम कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, उन चीजों को यूज करना चाहिए। और यदि फिर भी जरूरत पड़ रही है तो मेक श्योर कि ये जो चीजें ऑलरेडी एविडेंटली हमारी बॉडी को डिसरप्ट करती हैं वो ना हो। ये वाली जो दूसरी फोटोग्राफ है इसमें आप देख रहे हो, जैसे कि ये कुकवेयर जो है वो नॉन स्टिक वाला है, इसमें फ्लोरिनेटेड केमिकल्स यूज होते हैं। तो इनकी जगह हम स्टील आयरन, कास्ट आयरन के जो है कुकवेयर्स यूज कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स से उनको यूज कर सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। जो फ्रेगनेंसेस, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंसेस रूम फ्रेशनर्स में, सेंटेड कैंडल्स में यूज होती हैं, लेवेंडर ऑयल्स, इस तरह की चीजें जो हैं वो बॉडी को एडवर्सली अफेक्ट करती हैं, तो हमें अपने बच्चों को इनसे दूर रखना होगा। कॉस्मेटिक्स, आजकल हम देखते हैं छोटी छोटी बच्चियां भी जो है कॉस्मेटिक्स लगा के, मेकअप करके घूम रही होती हैं। सो वी शुड try to avoid them, and if at all we need to use, we must read the labels कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या केमिकल्स हैं, और यदि वो इनमें से किसी केमिकल लिस्ट में आते हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए।
हेयर स्प्रेज, शैम्पूज, क्रीम्स, लोशंस जो हम बच्चों के लिए यूज करते हैं उसके बारे में मैंने बात करी ही है। प्लास्टिक की बॉटल्स, टिफिन्स, ये सब जो है बच्चों की लाइफ से एकदम हटा दीजिए। जो ये सारी बॉटल्स होती हैं उनको आप उनकी जगह पे जो है आप स्टील की बोतलें यूज कर सकते हैं, ग्लास की बोतलें यूज कर सकते हैं। जो टिफिन्स यूज करते हैं, बच्चे बहुत अट्रैक्टेड होते हैं वो कार्टून कैरेक्टर वाले प्लास्टिक टिफिन की तरफ, तो उनको समझाएं या उनको बेटर ऑप्शंस दें ताकि वो उनको यूज ना करें। हालांकि आजकल बहुत सारी, और अगर आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज कर भी रहे हैं तो मेक श्योर दैट दे आर BPA फ्री। उसके अलावा क्लीनिंग सप्लाईज में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो अगेन वी कैन स्विच ऑन टू द मोर सेफर ऑप्शंस। आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं सेफर ऑप्शंस का पेरेंट्स के लिए? सर जैसे कि मैंने जो क्लीनिंग सप्लाईज के लिए जैसे हमने बताया कि नॉर्मल जो डिटर्जेंट्स हैं, उसके अलावा जो जैसे पहले के जमाने में जो नीम की चीजें यूज होती थी, नीम के पाउडर वगैरह की चीजें यूज होती थी। मॉस्किटो रिपेलेंट्स के लिए पहले जो धूनी जलाई जाती थी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं। वी कैन शिफ्ट टू मोर कॉन्शियस लिविंग, मोर आवर लाइफ। एंड हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो जो चीजें बताती हैं वो कई बार बहुत यूजफुल होती हैं। डेफिनेटली हमें उनका साइंटिफिक बेसिस थोड़ा बाद में पता चलता है, बट the study about the endocrine disruptors which is coming up especially in last couple of years, ये इस चीज को प्रूव करती है। Right, ma'am. So my last question to you: how do we have accelerated growth before we achieve adult height? Yes sir. So basically adult सेक्स, इसमें ना सेक्स स्टेरॉइड्स का रोल होता है, उसको यूज समझाने के लिए मैं एक फोटोग्राफ यूज करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स के लिए। जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक ऑर्गन है जिससे सिग्नल्स आते हैं ब्रेन के एक दूसरे हिस्से में जिसको पिट्यूटरी कहते हैं, जहां हाइपोथैलेमस से GnRH आके पिट्यूटरी से LHFSH सिक्रीट करवाता है। यह LHFSH जाता है फीमेल और मेल और बॉडी जो गोनैड्स होते हैं उनके पास, और रेस्पेक्टिव हार्मोन्स, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। ये जो ईस्ट्रोजन है ये बोन पे इफेक्ट करता है दो तरह से। एक वो बोन की ग्रोथ प्लेट पे इफेक्ट करता है, बोन की लेंथ को बढ़ाता है, ग्रोथ प्लेट को बढ़ाता है, और टेस्टोस्टेरोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ईस्ट्रोजन्स आफ्टर एरोमेटाइजेशन एंड देन दिस हेल्प्स इन द बोन ग्रोथ. At the same time, these steroids also stimulate the growth hormone production, which further plays a very important role in the adult height. इसी इंटरेस्टिंगली ईस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो बहुत जरूरी है। ईस्ट्रोजन में क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ प्लेट के ग्रोथ, बोन में जो ग्रोथ प्लेट है उसकी ग्रोथ को, बट व्हेन इट गेट्स मैक्सिमाइज्ड beyond a certain level, then it acts for the fusion of the growth, मतलब वो बोन की ग्रोथ को रोक देता है। That is how it happens. Onset of puberty पे ये हॉर्मोन्स थोड़े कम होते हैं, ग्रेजुअली बढ़ते हैं, और एट द एंड ऑफ द प्यूबर्टी जब बॉडी में ये सेक्स स्टेरॉइड्स का लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ जाता है तो बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, तो फाइनल एडल्ट हाइट अचीव हो जाती है। No, how can we have accelerated growth before we achieve adult height? तो कोई तरीका है ऐसा जिससे कि हम अपने बच्चों की हाइट और इम्प्रूव कर सकें एडल्ट हाइट अचीव करने से पहले? Sir, basically this is height is a multifactorial thing. It's a polygenic trait. It depends upon the height of the family. It depends upon the nutritional status of the child. Definitely, if the child is having any medical problem, he needs to be interviewed in regard to height. अगर उसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई सिस्टमिक डिजीज है या फिर कोई क्रोनिक बीमारी है या जो थैलेसीमिया हो गया या क्रोनिक कैंसर पेशेंट्स हैं, दोस हु हैव बीन ट्रीटेड, तो डेफिनेटली हमारे पास उनके लिए काफी कुछ है। नॉर्थ में या सीलिएक डिसीज बहुत कॉमन है एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज व्हिच अफेक्ट्स टू द हाइट। और ब्रोंकियल एस्थमा इटसेल्फ, एस्थमा बहुत पुअरली ट्रीटेड है। एस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस लोग ट्रीट नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता, और वो भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ डिसरप्टर है।
मैम ये बीमारियों के अलावा कुछ जो लाइफस्टाइल का चेंज कुछ रिकमेंड करिए जिससे हमारे बच्चों की हाइट अच्छी हो सके। जो बीमारी चीजें तो हमारे डॉक्टर की हाथ जाहिर है। में है, जो उसमें एक तो मोटापे को रोकना है. We Okay. have to indulge our kids to prevent obesity. A good amount of physical activity. WHO recommends at least 1 hour of physical activity daily. It must be followed. क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से ना कि सिर्फ मसल मास इंप्रूव होता है, बोन हेल्थ इंप्रूव होती है, ओबेसिटी का प्रिवेंशन होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गिविंग देम अ मोर कॉन्शियस लाइफस्टाइल, मतलब उनका जो हमने बात करी थी एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स की, या फिर जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे हाथ में हैं, उनको उन पे हम काम कर सकते हैं. बाकी तो जो हाइट है वो फैमिली की हाइट पे डिपेंड करेगा. Right, ma'am. Thank you, madam, for sparing so much time for us. Thank you so much, sir, Dipmanji, for the you have some opportunity. question to ask from ma'am? Yes, Dr. Kiran and Dr. Anuj, thank you so much, ma'am, for sharing your valid points. Is there a side effect of early puberty? Yes, definitely the side effect is in regard to the height, as I have discussed. That is the most important aspect, that a child undergoing precocious puberty, early puberty, will have a short adult height. That effect of the sex steroids during the phase of the puberty is blunted, and they get less time for that attainment of the height spurt. So the height is the major problem. The second are the psychosocial problems. Then these kids are at an increased risk of the various antisocial things. These are the primary problems which a child undergoing early puberty will have. Okay. Ma'am, there is another question from Reena. She's asking, what is the treatment for getting height for a girl child when the period at the age of 10 years? The period started at the age of 10 years. So she is concerned about how to increase the height of the child. Well, see, height, as I'm repeatedly saying, depends upon the genetic potential. If the child's height is appropriate for the family, we take the height of the parents and then we average it out. If the child is falling in the mid parental height expectation, then definitely there is nothing which can be done. But if yes, the child is below the mid parental expectation, we have to rule out the systemic problems commonly seen: thyroid problems, renal issues, celiac diseases. And if the child is short and obese, there could be some hormonal problems like hypothyroidism, growth hormone disorders. So it depends upon how short is the child. Well, the third question is related to that. The question is, hello ma'am, अगर बच्चों में height ना बढ़े and growth ना हो तो क्या करना चाहिए? And the age is 12.5 years old. Well, 12.5 साल के बच्चे के लिए यदि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं पेरेंट्स की उसका हाइट नहीं बढ़ रहा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम काफी लंबी है. जैसा सर ने टॉक की शुरुआत में कहा था दैट वो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड वो ग्रोथ चार्ट्स को यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रोथ चार्ट्स को यूज करना, या घर में जो पेरेंट्स हैं वो एक रफ एस्टिमेट, एक रफ निशान लगा सकते हैं बच्चों की हाइट के लिए. प्रति वर्ष बच्चे की हाइट कितनी बढ़ती है? प्री प्यूबर्टल, प्यूबर्टी के पहले वाले एज में 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यदि बढ़ रही है तो उसको नॉर्मल मानेंगे. प्यूबर्टी में 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रही है तो नॉर्मल मानेंगे. यदि इस स्पीड से बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी है और आज की तारीख में 12.5 साल का बच्चा अपनी मिड पेरेंटल एक्सपेक्टेशन से छोटा है, तो उसका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम जो दूसरे सिस्टमिक कॉजेज या एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं उनको रूल आउट करा जाना चाहिए. Thank you, ma'am. Thank you, Deepmanji. I think a lot of before we end the session, Dr. Anuj, there are many messages we wanted to give to our children through different ways. We are here to help you with our favorite Jaji.
And I have just posted a link out here. So please download the app. Every time you go through the video which are posted, Jaji, you will get to learn a lot of moral, a lot of benefit which can be explored by the child, the parents. So please go through the Jaji Terra app, and if somebody want to scan through it, they can also do this. Otherwise, just click on the link given and you will be able to see. So Jaji Terra is all set to give a lot of information. And sometimes he's naughty, but always with some message to. You must go through the new one, the lazy tip, which is just out there. And you can also just scan the barcode and you will be able to have it on your phone. And thank you so much, Dr. Kiran, for your evening, and Dr. Anuj for the session. And any other question, audience, if you have, please post it. We will love to take it in the subsequent. Yeah. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Kiran.